एंगेजमेंट पार्टी में एथन कार्टर ने सबके सामने शादी की डेट अनाउंस की। हॉल में बैठे सारे लोग स्माइल करते हुए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड एथन कार्टर ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले आया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी शॉक्ड नजरें सीधे मुझ पर आकर रुक गईं। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस इतना कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मैं मुड़ी और एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर चली गई। उसके बाद एथन ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, लेकिन मॉम ने फोर्स करके मेरी फिर से एथन कार्टर के साथ एंगेजमेंट फिक्स करवा दी। बस इस बार किसी और को प्रॉब्लम थी। उसने जेब से 2 रेड मैरिज सर्टिफिकेट्स निकाले। पूरा हॉल शॉक्ड रह गया। वेंदी और मैं ऑलरेडी लीगली मैरिड हैं। अब इस एंगेजमेंट पार्टी की ब्राइड बदलनी पड़ेगी। मैं जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, पूरे बैंक्वेट हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठीं। मैंने अपना गाउन थोड़ा उठाया और जल्दी आगे बढ़ी, लेकिन तभी मैंने देखा एथन कार्टर भीड़ में से व्हाइट ड्रेस पहनी हुई एक लड़की को पकड़कर स्टेज पर ला रहा था। तालियां अचानक रुक गईं। एथन कार्टर की आवाज इतनी साफ थी कि उसका हर वर्ड मेरे कानों में साफ सुनाई दे रहा था। आज से अन्ना कार्टर मेरी फियांसी होगी। मेरे कदम धीरे हो गए। मैं उसके पीछे जाकर रुक गई। उस एक पल में हॉल में मौजूद हर इंसान मुझे ही देख रहा था। कुछ लोगों की आंखों में मजाक था, कुछ लोग सिंपैथी दिखा रहे थे और कुछ लोग खुलकर तमाशा एंजॉय कर रहे थे। तभी किसी ने पूछा, तो फिर वेंदी का क्या? एथन ने अन्ना कार्टर का हाथ पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं था। वो बस मेरे अंकल की बेटी है, बस मेरे अंकल की बेटी। तो यही रिश्ता था उसके हिसाब से। मेरे और उसके बीच मेरे हाथ हल्के से काम गए। इस एंगेजमेंट पार्टी में शंघाई के सारे बड़े लोग मौजूद थे। ऊपर से मिलर फैमिली और कार्टर फैमिली का बिजनेस पिछले जनरेशन से साथ जुड़ा हुआ था। अगर इसी वक्त एंगेजमेंट में ब्राइड बदलने की खबर बाहर फैल जाती तो दोनों फैमिलीज को कितना नुकसान होता, कोई सोच भी नहीं सकता था। एथन को पूरा यकीन था कि मैं फैमिली इंटरेस्ट्स खराब नहीं होने दूंगी, इसीलिए उसने इतनी बड़ी चाल ठीक एंगेजमेंट पार्टी के बीच में चली। एथन कार्टर, तुम सच में बहुत रूथलेस हो। भीड़ में खड़ी मॉम ने मुझे हल्का सा सिर हिलाकर शांत रहने का इशारा किया। मैंने गहरी सांस ली और सीने में उठ रहा गुस्सा दबा लिया। 2 साल, पूरे 2 साल। लग रहा था जैसे मैंने अपना दिल किसी कुत्ते को खिला दिया हो। अगर मैं किसी से हार सकती थी तो वो अन्ना कार्टर थी। मैंने खुद को संभाला। एक वेटर के ट्रे से शैंपेन उठाई और एथन की तरफ ग्लास रेज किया। एंगेजमेंट मुबारक हो फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। मेरी नजरें उसकी आँखों से मिली हुई थी और मेरे चेहरे की स्माइल इतनी परफेक्ट थी कि उसमें दर्द की एक भी दरार नहीं दिख रही थी। एथन ने अन्ना कार्टर का हाथ पकड़े रखा। उसके चेहरे की स्माइल भी बिल्कुल नहीं बदली। मेरी एक्टिंग और एथन के कोऑपरेशन की वजह से कार्टर फैमिली और मिलर फैमिली दोनों के लिए एक परफेक्ट एग्जिट मिल गया। आखिर में ग्रैंडपा कार्टर ने नाराज चेहरा बनाते हुए एथन कार्टर और अन्ना कार्टर की एंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दी और ये पूरा तमाशा वहीं खत्म हो गया। बैंक्वेट हॉल के अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए मैं बालकनी में फ्रेश एयर लेने चली गई। रात का आसमान बेहद खूबसूरत था। पूरा स्काई स्टार से भरा हुआ था, लेकिन मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि पीछे से किसी ने आवाज दी, वेंदी। एथन कार्टर ने सिगरेट जलाई और रेलिंग के सहारे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। आज तुमने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की। मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे? उसने धीरे से स्मोक बाहर छोड़ा। मुझे अन्ना से फर्स्ट साइट में प्यार हो गया था। उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। तुम हमेशा समझदार रही हो। उसके लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। अगर तुमने कोई सीन क्रिएट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में भरा सार्केज्म देखकर एथन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। एथन कार्टर, तुम अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हो। मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। घर वापस जाते वक्त कार ड्राइव करते हुए एथन के साथ बिताया हर मेमोरी मेरे दिमाग में घूम रहा था। फैमिलीज के पुराने रिश्तों की वजह से हम बचपन से साथ बड़े हुए थे। यहाँ तक कि जब हम अब्रॉड पढ़ने गए तब भी हमने सैम कंट्री चूज की। उस अजनबी देश में मैं सिर्फ उसी पर ट्रस्ट करती थी। अपनी हर बात उसे बताती थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मिलर फैमिली वो जगह है जहाँ से मैं सबसे ज्यादा भागना चाहती हूँ। फिर भी आज उसी चीज से उसने मुझे थ्रेटन किया। मेरी आँखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें पोंछ दिया। एक दिन मैं ये जगह जरूर छोड़ दूंगी। मैं सीधा अपने
यूजुअल बार पहुंच गई। सिर्फ वहीं जाकर मैं अपने अंदर का दर्द बाहर निकाल पाती थी। शाम हो चुकी थी, लेकिन बार में ज्यादा लोग नहीं थे। बस कुछ पुराने रेगुलर कस्टमर्स बैठे हुए थे। मैं बार काउंटर पर बैठ गई और हाथ पर ठुड्डी टिकाकर सामने देखने लगी। आज बहुत दिनों बाद मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था। जेसन टेट ने मेरे सामने लिकर का ग्लास रखा और उसे मेरी तरफ स्लाइड कर दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराई। ग्लास घुमाते हुए उसकी तरफ थोड़ा झुककर बोली, इतने हैंडसम हो, बारटेंडर बनकर वेस्ट नहीं हो रहे। चाहो तो इस रिच लेडी के लिए काम कर सकते हो। जेसन ने मुझे हल्के से पीछे किया और मुस्कुराया। नहीं थैंक्स, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बेकार किस्मत है। मैंने सिर हिलाया और फेक डिसअपॉइंटमेंट वाला एक्सप्रेशन बना लिया। जेसन टेट सच में बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान था। बार में काम करता था, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली सीधा सादा और डिसेंट था। मैंने ड्रिंक का एक छोटा सिप लिया और उसे छेड़ना बंद कर दिया। जेसन ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर मेरे ड्रेस पर गई, जो साफ बता रही थी कि मैं किसी एंगेजमेंट बैंक्वेट से आई हूँ, बार से नहीं। ग्लास साफ करते हुए उसका हाथ अचानक रुक गया। आज कोई बड़ा फंक्शन था क्या? मैंने कैजुअली जवाब दिया। एंगेजमेंट थी। वो कुछ सेकंड्स मुझे देखता रहा। एंगेजमेंट थी और उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई? फिर उसने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, तुम्हारा फियांसे किसी और के साथ भाग गया क्या, इसलिए यहाँ आकर दुख डुबो रही हो? उसने ग्लास नीचे रखा। उसकी नजर में एक अजीब सा मतलब छुपा हुआ था। मैं हल्का सा हंसी। शराब पीकर दुख भुलाना? एथन कार्टर उसके लायक भी नहीं था, लेकिन जेसन टेट को थोड़ा और टीज करना अभी भी फन था। मैंने नजरें नीचे की, बालों की एक लट कान के पीछे की और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मेरा दिल अभी पूरी तरह टूटा हुआ है। अब तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगे? जेसन ने तुरंत सीरियस होकर कहा। वेंडी, मैं ऐसी बातों को सीरियसली लेता हूँ। बस यही एक्सपेक्टेड था। उस आदमी को मजाक समझ ही नहीं आता था। मैं हंस पड़ी। ठीक है बाबा, अब और परेशान नहीं करूँगी। मैंने हाथ उठाकर वॉच देखी। 2 घंटे निकल चुके थे। अब तक बैंक्वेट खत्म हो चुका होगा। मैं उठी और जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई, जेसन टेट ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। मुंह से अपने आप निकल गया, क्या हुआ? माइंड चेंज हो गया, मेरे साथ चलना है। उसने मेरी बात इग्नोर कर दी। तुमने ड्रिंक किया है? मेरे हाथ में पकड़ी कार कीज वही रुक गयी। ओह, तो वो मुझे ड्राइव करने से रोक रहा था। कितना बोरिंग आदमी है। मैंने बिना कुछ बोले कीज उसकी तरफ फेंक दी। तो फिर तुम ही छोड़ दो मुझे। उसकी आंखों में हेजिटेशन साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे बाहर निकल गई। कुछ सेकंड्स बाद पीछे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। कम से कम उसे इतना तो पता था कि क्या सही है। घर पहुँचते पहुँचते विला की सारी लाइट्स जल चुकी थी। मतलब सब लोग वापस आ चुके थे। कार रुकते ही मैं नीचे उतरी और सीधे अंदर जाने लगी। पीछे से जेसन की आवाज आई, वेंडी, तुम्हारी कार। मैंने पीछे मुड़े बिना बस हाथ हिला दिया। तुम रख लो, कल सुबह मुझे पिक कर लेना। फ्री ड्राइवर मिल रहा था, इससे अच्छा डील क्या होता। जैसे ही मैं अंदर गई, बैंक्वेट में गए हुए मिलर फैमिली के सारे इम्पोर्टेंट लोग हॉल में बैठे हुए थे। एक भी इंसान मिसिंग नहीं था। इंटरेस्टिंग। एंगेजमेंट पार्टनर बदलने को मैंने तो एथन कार्टर से नहीं कहा था। फिर सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे मुझे जिंदा खा जाएंगे। मॉम सीधे पोस्चर में सोफा पर बैठी थी, हमेशा की तरह काम और एलिगेंट। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, वेंडी, इतनी देर से घर क्यों आई? मैंने बैग साइड में फेंका और कैजुअली कहा, मेरा फियांसे किसी और के साथ चला गया, तो मैं बार में जाकर दुख भुला रही थी। सबके शॉक्ड एक्सप्रेशंस इग्नोर करते हुए मैंने चेयर खींची और बैठ गई। मॉम का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वेंडी, अपनी हालत देखो, ये क्या बिहेवियर है? मैं हंस पड़ी। क्या बिहेवियर? इनफ ग्रेसफुल नहीं लग रही, इनफ प्रॉपर नहीं लग रही। अगर मैं ओबीडियंट रिच फैमिली डॉटर नहीं बनी, तो क्या मैं इंसान नहीं रही? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। मॉम, जो बोलना है सीधे बोलिए। पता नहीं जेसन टेट ने ड्रिंक में क्या मिलाया था, लेकिन अब नींद चढ़ने लगी थी। मॉम ने गहरी सांस ली। वेंडी, मिलर फैमिली पहले जैसी नहीं रही। हम अब कार्टर फैमिली के बराबर नहीं हैं। बिजनेस कनेक्शन अभी भी है, लेकिन अब सेंटर में कार्टर फैमिली है, हम नहीं। मैंने ठंडे टोन में पूछा। तो मॉम ने बिना रुके कहा, मिलर फैमिली
फैमिली कार्टर फैमिली की इन्वेस्टमेंट खो नहीं सकती। एथन किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो क्या तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो? तुम्हारा रिश्ता किसी और से कंपेयर नहीं हो सकता। जाकर उसे थोड़ा मना लो, थोड़ा झुक जाओ, शायद उसका माइंड चेंज हो जाए। मैन ऐसे ही होते हैं। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। मना लूं, झुक जाऊं? एथन कार्टर ऑलरेडी मिलर फैमिली की डिग्निटी जमीन पर फेंक चुका था और मॉम चाहती थी कि मैं जाकर उससे भीख मांगूं। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मॉम, आपको मुझ पर भरोसा कम है या फिर कार्टर फैमिली को भगवान समझती हैं? मॉम के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगा। बेकार लड़की, एक आदमी तक को अपने पास नहीं रख पाई, फिर मिलर फैमिली को तुम्हारी जरूरत ही क्या है? डैड की आंखों में गुस्सा भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे वही निगल जाएंगे। मैंने सार्कास्टिक स्माइल दी। अगर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप लोग खुद जाकर मना लीजिए बस। मॉम ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और डैड को चुप करा दिया। फिर उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें ठंडी थीं और बेहद कॉम्प्लिकेटेड भी। वेंडी, अगर इस एंगेजमेंट की वजह से कार्टर फैमिली ने मिलर फैमिली से टाइज तोड़ दिए तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा मैरिज पार्टनर ढूंढूंगी। मैं वहीं फ्रीज हो गई। बचपन से मुझे पता था मॉम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल डैड जैसा था, उस आदमी जैसा जिसने उन्हें चीट किया था। फिर भी दिल के किसी कोने में हमेशा एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद वो मुझे थोड़ा सा प्यार करती हो। लेकिन आज उन्होंने वो आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। ठीक है, अब से मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, कोई सपना नहीं देखूंगी। मैंने मॉम की तरफ देखकर धीरे से पूछा, तो अब आप मुझे बेचने वाली हैं? उनके चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं आया। अगर तुम मिलर फैमिली के किसी काम नहीं आ सकती तो तुम में और किसी बेकार चीज में फर्क ही क्या है? मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। दिमाग में पिछले 24 साल फ्लैश होने लगे। कितनी अजीब बात है, मैं ऐसी फैमिली में पैदा ही क्यों हुई? कुछ सेकंड्स बाद मैंने सिर झुका लिया। समझ गई, मैं सच में थक चुकी थी। अब उनमें उलझने की हिम्मत नहीं बची थी। मेरी बात सुनकर मॉम का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। बहुत देर हो गई है, जाकर रेस्ट करो। उनकी आवाज बिल्कुल एक केयरिंग मदर जैसी थी। मैं बिना कुछ बोले ऊपर चली गई, लेकिन कमरे में जाने से पहले मैं एक बार पीछे मुड़ी। नीचे हॉल में माइकल मिलर कुछ बोल रहा था और मॉम जोर से हंस रही थी। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। वो लोग असली फैमिली थे और मैं बस एक एक्स्ट्रा इंसान। मैंने चुपचाप डोर बंद कर दिया। शावर लेने के बाद मैंने आदत से फोन उठा लिया। सोशल मीडिया अनरेड मैसेजेस से भरा पड़ा था। कुछ एथन कार्टर के थे, कुछ फ्रेंड्स के और कुछ जेसन टेट के। जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, जेसन ने कभी पहले मैसेज नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार उसने खुद मैसेज भेजा था। मैंने कैजुअली एथन कार्टर को ब्लॉक लिस्ट में डाला और फिर जेसन का चैट खोला। उसने लिखा था, इफ यू नीड हेल्प यू कैन कम टू मी। मैं हंस पड़ी। उसकी टोन बिल्कुल छोटी नहीं थी, लेकिन आखिर वो था क्या? बस एक बारटेंडर। वो मेरी क्या मदद करता? फिर भी मेरी उंगलियों ने ऑनेस्टली रिप्लाई कर दिया, कैसी हेल्प? अपने एब्स तक तो देखने नहीं देते और क्या हेल्प करोगे? काफी देर बाद जेसन का रिप्लाई आया। मैंने तुरंत चैट खोला और अगले ही सेकंड मेरी आंखें बड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, उसने अपने परफेक्टली डिफाइंड एब्स की फोटो भेज दी थी। आज जेसन टेट को क्या हो गया था? तभी दूसरा मैसेज आया, अब पसंद आया। मेरा चेहरा हल्का गर्म हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए रिप्लाई किया, ठीक ठाक है, लेकिन मेरे होठों पर स्माइल आ गई। मैं क्लियरली इमेजिन कर सकती थी कि अभी जेसन का एक्सप्रेशन कैसा होगा। अगली सुबह जेसन टेट सच में मुझे पिक करने आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। एथन कार्टर उसकी कार के पास खड़ा था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, कभी ब्राइट कभी डार्क, बिल्कुल डिस्को लाइट की तरह। मुझे लगा था कि कल के तमाशे के बाद एथन मुझसे मिलने नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मॉम अभी ऑफिस नहीं गई थी। जैसे ही उन्होंने एथन को देखा, वो तुरंत उसके पास चली गयी। एथन, अंदर आओ। उनके चेहरे पर साफ खुशामद दिख रही थी। वो अब वो स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं थी जिन्हें मैं कभी एडमायर करती थी। मैंने एथन को इग्नोर किया और कार की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वेंडी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने हल्का सा टंग क्लिक किया। कार्टर फैमिली के ब्रदर इन लॉ, ये क्या कर रहे हो? मुझे ऑफिस जाना है। मेरे मुंह से ब्रदर इन लॉ सुनते ही एथन का चेहरा डार्क पड़ गया। मॉम तुरंत बोली, वेंडी, एथन आया है, थोड़ी देर बाद ऑफिस चली जाना।
मैंने सिर हिलाया। नहीं हो पाएगा, मेरा बॉयफ्रेंड वेट करेगा तो एंग्शियस हो जाएगा। दोनों एकदम स्टन रह गए। बॉयफ्रेंड? मॉम शॉक में मुझे देखने लगी। वेंडी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना? एथन की आंखें भी ठंडी पड़ गईं। वो सीधा मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर स्वीट स्माइल दी। कार्टर फैमिली के ब्रदर इन लॉ। मुझे उससे फर्स्ट साइट में प्यार हो गया। उसे हमारे पुराने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा टिमिड है, उसे परेशान मत करना वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कल एथन ने जो एक्सक्यूज मुझे दिया था, आज वही वर्ड्स मैंने उसे वापस लौटा दिए और सच कहूँ दिल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। एथन ने जॉ टाइट करते हुए कहा, वेंडी उससे ब्रेकअप कर लो। मैं प्रिटेंड कर लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं हंस पड़ी। नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलने के बाद मैंने एथन के सफेद पड़ते चेहरे की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं सीधे कार में जाकर बैठ गई। जैसे ही मैं अंदर बैठी, जेसन टेट ने तुरंत इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने एथन और मॉम को हमें रोकने का चांस तक नहीं दिया। कार आगे बढ़ गई। जेसन ने रियर व्यू मिरर में देखकर पूछा, तो हम जीत गए? मैंने पीछे खड़े एथन और मॉम के अगली एक्सप्रेशंस देखे और मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स, कंप्लीट विक्ट्री। इतना कहकर मैंने जेसन की तरफ देखा। तुम शादीशुदा हो? उसने सिर हिलाया। नहीं। गर्लफ्रेंड? उसने फिर सिर हिलाया। नहीं। मैंने डीप ब्रेथ ली। तो वाइफ रखने में प्रॉब्लम है? शायद मेरी बात उसके लिए बहुत शॉकिंग थी। जेसन टेट ने अचानक ब्रेक्स मार दिए। कार सड़क के किनारे रुक गई। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगा। मतलब? जेसन टेट ने बिना पलक झपकाए मुझे देखा। मैंने डीप ब्रेथ ली। मैं तुमसे मैरिज रजिस्टर करना चाहती हूँ। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है। मैंने सोच समझ कर कहा है। मॉम मुझे किसी बिजनेस डील की तरह किसी को भी शादी के लिए दे दें। उससे अच्छा है कि मैं खुद अपना हस्बैंड चूज कर लूं, स्पेशली अभी जब तक मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक अभी भी मेरे पास है। असल में मॉम और कार्टर फैमिली ने पहले ही प्लान कर लिया था। एंगेजमेंट के बाद शादी रजिस्टर होगी, फिर बाद में वेडिंग सेरेमनी। लेकिन किसे पता था कि 21वीं सेंचुरी में भी मुझे एंगेजमेंट पार्टी में ग्रूम स्वैपिंग वाला लाइव ड्रामा देखने मिलेगा। जेसन टेट क्यों? शायद क्योंकि उसके एब्स बहुत डेंजरस थे। जेसन कुछ नहीं बोला, बस स्टीयरिंग व्हील पर रखा उसका हाथ धीरे धीरे टाइट होने लगा। उसकी नसें साफ दिख रही थीं। डैम, ये आदमी अननेसेसरीली अट्रैक्टिव था। मैंने तुरंत टेम्पटिंग ऑफर दिया। बस रजिस्टर्ड मैरिज होगी 1 साल के लिए। 1 साल बाद मैं तुम्हें 300 बिलियन दूंगी। जेसन फिर भी कुछ नहीं बोला, बस लगातार मुझे देखता रहा। उसकी नजरें इतनी इंटेंस थीं कि मेरी स्कैल्प तक झंझना गई। मैं थोड़ा पीछे खिसक गई। स्ट्रेंज, एक बारटेंडर की प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग कैसे हो सकती है? अचानक मुझे लगा शायद मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन सच ये था कि मेरे आसपास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जितने भी मेन को मैं जानती थी, या तो वो एथन कार्टर के क्लोज फ्रेंड्स थे या इनडायरेक्टली उसी से जुड़े हुए थे। जेसन टेट के अलावा सच में कोई बेटर चॉइस नहीं था। ये सोचकर मेरी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। जेसन टेट, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैंने जापानीज एनीम वाली इनोसेंट हीरोइंस की तरह उसका कोट पकड़ लिया और हल्का सा शेक किया, लेकिन जेसन टेट पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सीरियस आवाज में कहा, वेंडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैरिज कोई जोक है? मेरी नजरें नीचे झुक गईं। एथन कार्टर के एंगेजमेंट कैंसिल करते ही मॉम ने मेरे लिए नया मैरिज अलायंस ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरी शादी सच में जोक ही तो थी, एक ऐसा डील जिसे पैसे के बदले कहीं भी ट्रेड किया जा सकता था। जेसन काफी देर तक चुप रहा, इतनी देर कि मुझे लगा वो मुझे रिजेक्ट करने वाला है। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। अगर नहीं करना तो फॉरगेट इट। मैं जेसन टेट के साथ अपनी फ्रेंडशिप भी लूज नहीं करना चाहती थी। तभी उसने अचानक पूछा, कब? मेरा दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। क्या? वो बिल्कुल काम था। मैरिज रजिस्टर कब करनी है? जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर। ज्यादा डिले होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मैं उसे ब्लैंक होकर देखती रह गई। फिर जेसन ने कार दोबारा स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद कार एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुकी। मैं कंफ्यूज्ड होकर उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जेसन ने बिना रुके जवाब दिया, रिंग्स खरीदने। मैंने तुरंत कहा, इतना भी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेसन सीधा मॉल के टॉप फ्लोर वाले लक्सुरी ज्वेलरी स्टोर में घुस गया। मैंने अंदर जाते हुए टंग क्लिक किया। इस ब्रांड की रिंग्स करोड़ों से स्टार्ट होती
थी। मैंने सस्पिशियस होकर उसकी तरफ देखा। बारटेंडर्स इतनी अर्निंग करते हैं क्या? शायद करते होंगे। कुछ देर बाद मैं एक स्पार्कलिंग डायमंड रिंग ट्राई कर रही थी। जेसन टेट ने कामली अपना कार्ड निकाल लिया। मैंने आईब्रो उठाई। तुम्हारे कार्ड में सच में इतना पैसा है? जेसन ने बस मुझे एक लुक दिया, बस। कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद हम फिर कार में बैठे थे। मैं अपनी फिंगर में चमक रही करोड़ों की डायमंड रिंग को घूर रही थी। फिर मैंने पूरी सिंसेरिटी से पूछा, करियर चेंज कर लूं क्या? जेसन ने साई किया। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, उस बार का ओनर मैं हूँ। मैं फ्रीज हो गई। मुझे सच में पता नहीं था। जब मैं पहली बार उससे मिली थी, वो बाकी कस्टमर्स के लिए भी खुद ड्रिंक्स बना रहा था। कौन सा बार ओनर इतना फ्रेंडली होता है? लेकिन उसका बार इतना पैसा कमा रहा था कि ऑनेस्टली मुझे जेलसी होने लगी थी। अब सोच रही थी, क्या जेसन टेट को मेरे 300 बिलियन की जरूरत भी है? और फ्यूचर में मैं उसके सामने रिच यंग लेडी वाला एटीट्यूड कैसे दिखाऊंगी? मैं अभी भी अपने थॉट्स में खोई हुई थी कि अचानक कार रुक गई। मैंने बाहर देखा, सिटी हॉल, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मेरा हार्ट बीट अचानक तेज हो गया। जेसन बिना एक सेकंड वेस्ट किए कार से उतर गया। वेट, मैंने उसे आवाज दी। वो मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। अब रिग्रेट हो रहा है? उसने सीधा पूछा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ऑफ कोर्स नहीं, बस एक बात पूछनी है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने ये सच में सोच लिया है? एक बार मैरिज रजिस्टर हो गई तो पूरे 1 साल तक तुम मेरे साथ बंध जाओगे। मेरी लाइफ में बहुत ड्रामा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। रिग्रेट करना है तो अभी कर लो। कुछ सेकंड्स तक जेसन मुझे देखता रहा। फिर वो अचानक हल्का सा मुस्कुराया। अब ये बोलने में थोड़ा लेट नहीं हो गया? इतना कहकर उसने पैसेंजर डोर खोला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। जेसन टेट ने मेरी उंगलियां अपने हाथ में पकड़ ली। मेरी फिंगर पर अचानक ठंडा सा एहसास हुआ। मैंने नीचे देखा। वो रिंग थी, हमारी वेडिंग रिंग। उसकी भी और मेरी भी। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस सरप्राइजिंगली बहुत फास्ट काम कर रहा था। सिर्फ आधे घंटे बाद मैं और जेसन टेट हाथ में 2 बिल्कुल नए रेड मैरिज सर्टिफिकेट्स लेकर बाहर निकल रहे थे। मैं कुछ सेकंड्स तक बस उन बुकलेट्स को घूरती रही। तो ये शादी थी? मेरा दिमाग अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। तभी लंबी और साफ फिंगर्स वाला एक हाथ मेरी आंखों के सामने वेव हुआ। मैं तुरंत रियलिटी में वापस आई और मैरिज सर्टिफिकेट अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर रहे हो? मैंने इरिटेटेड होकर पूछा। जेसन बिल्कुल काम था। तुम्हें अभी वर्क पर जाना है, फिलहाल मेरे घर पर रह लेना। मैंने उसे साइड आई दिया और जानबूझकर टीज करते हुए कहा, डियर हस्बैंड, तो अब मुझे ऑफिस ड्रॉप भी कर दो। बस अगले ही सेकंड जेसन टेट का फेयर चेहरा हल्का पिंक हो गया। मैं हमेशा से जानती थी कि जेसन हैंडसम है। ब्रॉड शोल्डर्स, स्लिम वेस्ट, टॉल हाइट। अगर उसकी पर्सनालिटी इतनी ओवरली डिसेंट ना होती तो शंघाई के आधे मेल मॉडल्स बेरोजगार हो जाते। लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जब वो शाय होगा तब और भी डेंजरस लगेगा। सीरियसली, मैंने जैकपॉट मार लिया था। दिल में चुपचाप खुद को थम्स अप दिया। जेसन मुझे स्टूडियो छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरने लगी, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींच लिया। फिर वो थोड़ा झुका और मेरे फोरहेड पर हल्का सा किस कर दिया। बस एक छोटा सा टच। फिर वो तुरंत पीछे हट गया। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गई। अरे, ये वाला पार्ट तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। जेसन के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। केयरफुल रहना। फिर उसने धीरे से कहा, माय वाइफ। मेरा चेहरा इंस्टेंटली गर्म हो गया। मैं ऑलमोस्ट भागते हुए कार से नीचे उतरी। ये आदमी डेफिनेटली रिवेंज ले रहा था। उसे हस्बैंड बोलने का। थोड़ी देर बाद फोन वाइब्रेट हुआ। जेसन का मैसेज था, शाम को तुम्हें पिक करने आऊंगा, माय वाइफ। मैंने इरिटेटेड होकर फोन उल्टा करके टेबल पर रख दिया। कितना पेटी आदमी है। तभी मेरी असिस्टेंट क्यूरियस होकर बोली, बॉस वेंदी, इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैंने आईब्रो उठाई। हैप्पी? मैं हैप्पी लग रही हूँ। वो तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, आप प्यार में हो क्या? मेरी असिस्टेंट अभी नई नई ज्वाइन हुई थी। उसे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ऐसा क्यों लगा? वो तुरंत बोली, अभी आपका एक्सप्रेशन देखा, थोड़ा शाय, थोड़ा अनॉयड, एग्जैक्टली वैसे जैसे लोग प्यार में होते हैं। मैंने आंखें घुमाई। किसके प्यार में? वो क्यूरियस होकर मुझे देखने लगी। जेसन टेट। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें काफी नॉलेज है। वो तुरंत
तुरंत स्ट्रेट होकर खड़ी हो गई। ऑफ कोर्स, कॉलेज में मैं पूरे डिपार्टमेंट की लव एक्सपर्ट थी। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हो गई। अच्छा, तो कितनी बार रिलेशनशिप में रही हो? उसका चेहरा इंस्टेंटली उतर गया। जन्म से सिंगल हूँ। मैंने तुरंत नीचे देखकर फाइल्स अरेंज करनी शुरू कर दी, कहीं गलती से बच्ची का दिल ना टूट जाए। लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थी। बॉस वेंडी, मैं सीरियस हूँ। आप अभी सच में प्यार में लग रही थी। वो वाला स्वीट लव। मैंने बिना ध्यान दिए बस सिर हिलाया। हाँ ठीक है, पहले जाकर मेरे लिए वो फाइल ले आओ। वो नाराज होकर पैर पटकती हुई बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन अभी भी जेसन टेट वाले चैट पर थी। कुछ देर पहले तक मुझे उसके मैसेजेस नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन अब उन फ्यू वर्ड्स को देखते ही मेरा हार्ट बीट तेज होने लगा। मैंने धीरे से हाथ अपने चेस्ट पर रखा। वहाँ एक अजीब सा इची फीलिंग हो रहा था, हल्का सा स्वीट पेन। ऐसा फीलिंग मुझे एथन कार्टर के साथ कभी नहीं हुआ था। क्या यही प्यार होता है? मेरे थॉट्स पूरी तरह उलझ गए। जितना उन्हें समझने की कोशिश करती, उतना सब मेसी होता जा रहा था। एंगेजमेंट बैंक्वेट की प्रिपरेशन की वजह से मैं लगभग एक हफ्ते से स्टूडियो नहीं आई थी। स्टूडियो छोटा था, लेकिन एक हफ्ते का वर्कलोड मजाक नहीं होता। पूरा आफ्टरनून काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब आखिरकार मैंने सिर उठाया, बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। मैंने हैबिट से फोन उठाकर टाइम देखा और तभी मुझे जेसन टेट याद आया, जिसे मैं पूरी तरह भूल चुकी थी। मेरे अंदर गिल्ट भर गया। मैं तुरंत बैग उठाकर स्टूडियो से बाहर भागी। डिम स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक लंबा सा फिगर कैजुअली कार से टिक कर खड़ा था। वो अभी भी मेरा वेट कर रहा था। उस मोमेंट कुछ जोर से मेरे दिल पर लगा, थोड़ा सौर, थोड़ा दर्द वाला, थोड़ा नम और बहुत ज्यादा इची। जेसन ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी डार्क आईज स्ट्रीट लाइट में हल्का चमक रही थी। वो धीरे से मेरे पास आया और बिल्कुल नेचुरली मेरे हाथ से बैग ले लिया, जैसे वो ये काम बहुत पहले से करता आया हो। फिनिश्ड? उसने कैजुअली पूछा। मैंने धीरे से कहा, अंदर क्यों नहीं आए? जेसन ने काम आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था। मेरे होठों पर हल्की स्माइल आ गई। कोई बात नहीं, अगली बार सीधे अंदर आ जाना। इस वक्त मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं मैरिड हूँ। जेसन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर कुछ सेकंड्स हेजिटेट करने के बाद पूछा, आज रात कहाँ सोगी? मिलर हाउस या मेरे घर? मैंने टाइम देखा, करीब 9 बज रहे थे। जेसन को मिलर हाउस ले जाना थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन उसके घर जाना भी थोड़ा डेंजरस फील हो रहा था। मैंने कुछ सोचकर कहा, चलो मिलर हाउस चलते हैं। तुम्हारे घर पर मेरे कपड़े भी नहीं हैं। स्टे करना कन्वीनियंट नहीं होगा। जब टाइम मिलेगा मैं अपने कुछ क्लोथ्स यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। वैसे टेक्निकली जेसन टेट और मेरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन दुनिया के सामने प्रॉपर कपल बनकर एक्ट करना जरूरी था। जेसन ने कामली कहा, मेरे घर में ऑलरेडी तुम्हारे क्लोथ्स हैं। मैंने शॉक होकर उसकी तरफ देखा। क्या? ये कब हुआ? जेसन टेट के कानों के टिप्स हल्के रेड हो गए। आज तैयार करवाए। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। फिर थोड़ा हेजिटेट करके मैंने कहा, तो आज रात मैं तुम्हारे घर रुक जाती हूँ। जेसन ने बिना ज्यादा रिएक्शन दिए बस कॉन्फिडेंटली सिर हिला दिया। टिपिकल मैन। जेसन टेट का अपार्टमेंट सिटी सेंटर में था, लग्जरी अपार्टमेंट। मेरे स्टूडियो से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पर। मॉम ने मुझे कभी कैजुअली प्रॉपर्टी खरीदने नहीं दी, इसलिए चाहे मैं रात के 12 बजे तक ओवरटाइम करूं, मुझे फिर भी 1 घंटा ड्राइव करके मिलर हाउस वापस जाना पड़ता था। लेकिन अब जेसन टेट की वजह से सब अलग था। उसने मुझे सिल्क पजामास पकड़ाए। लेट हो गया है, पहले शावर ले लो। उसने सच में सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा था। मैं कुछ सेकंड्स तक उसके हाथ में पकड़े पजामास को ब्लैंक होकर देखती रही। जेसन ने पूछा, पसंद नहीं आए? मैं तुरंत सिर हिलाकर पजामास ले लिए और बाथरूम में चली गई। नॉर्मली जेसन को टीज करना बहुत नेचुरल लगता था, लेकिन अब जब हम सच में अकेले थे तो सब कुछ वेयर्डली ऑकवर्ड लगने लगा। जब मैं शावर लेकर बाहर आई, जेसन भी पजामास चेंज कर चुका था। मैंने कैजुअली पूछा, मैं कहाँ सोऊंगी? लेकिन असल में मेरी नजर उसके पजामास पर अटक गई थी। पता नहीं वो पजामास कहाँ से लाया था। फैब्रिक इतना थिन था कि उसके 8 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। ये आदमी पब्लिक सेफ्टी रिस्क था। जेसन ने पीछे वाले रूम की तरफ इशारा किया। ये रूम। मैं सस्पिशियस होकर अंदर गई और अगले ही सेकंड रुक गई। पूरा रूम एग्जैक्टली मेरे एस्थेटिक जैसा था। सॉफ्ट कलर्स,
कलर्स, पेल पिंक वॉल्स, वार्म लाइट्स, सब कुछ वैसा जैसा मुझे पसंद था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर जैसन को देखा। तुमने ये रूम रिनोवेट करवाया क्या? क्योंकि ऑनेस्टली ये रूम बिल्कुल भी जैसन टेट जैसा नहीं लग रहा था। उसकी वाइब तो ब्लैक, ग्रे और कोल्ड लग्जरी वाली थी। ये सॉफ्ट पिंक प्रिंसेस रूम कहाँ से आ गया? जैसन अंदर आया और धीरे से पूछा, पसंद आया? मैंने सिर हिलाया, फिर कैजुअली बोली, ये तुम्हारी स्टाइल जैसी बिल्कुल नहीं लगती। जेसन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस धीरे से बोला, तुम्हें पसंद है ना? बस वही काफी है। मैं कुछ सेकंड्स चुप रह गई। ये मेरा घर भी नहीं था, फिर भी उसने सब कुछ मेरे टेस्ट के हिसाब से किया था। रूम में ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसी वक्त वो भी मुझे देख रहा था। इंस्टेंट ऑकवर्डनेस। मैंने हल्का सा कॉफ किया। लेट हो गया है, सो जाते हैं। मेरी बात सुनकर खुद मुझे लगा जैसे सेंटेंस के दो मीनिंग निकल रहे हों। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन करती, रूम की लाइट्स बंद हो गईं। अचानक एक वार्म बॉडी मेरे करीब आ गई। जेसन टेट ने मेरी फिंगर्स पकड़ ली। हमारी 10 उंगलियां टाइटली इंटरलॉक हो गईं। उसने धीरे से सांस छोड़ी। आज हमारी वेडिंग नाइट है। उसकी आवाज में ऐसा डेंजरस सॉफ्टनेस था कि मेरा हार्ट बीट इंस्टेंटली तेज हो गया। लेकिन मेरा फेक मैरिज को रील बनाने का कोई प्लान नहीं था। तभी जेसन ने मेरा हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर रखा, फिर धीरे धीरे नीचे ले गया। अब सैटिस्फाइड, मैंने इंस्टिंक्टिवली उसके एब्स दबा दिए। ओ माय गॉड, पत्थर जैसे हार्ड। मैं उसके एब्स की बात कर रही हूँ, परफेक्टली डिफाइंड, सॉलिड। मैंने धीरे से सलाइवा निगला। सैटिस्फाइड। जेसन हल्का सा हंसा, फिर अगले ही सेकंड उसने मुझे गोद में उठा लिया। मैं घबरा गई। अरे नहीं, लेकिन मेरी वीक प्रोटेस्ट सुनकर उसे शायद और मजा आया। बेड हमारे नीचे हल्का सा सिंक हो गया। जेसन का हाथ मेरे साइड में था। अंधेरे में उसकी आवाज और भी डेंजरस लग रही थी, वेंडी। बस मेरा नाम सुनकर ही मेरी सांसें गड़बड़ा गईं। मैंने धीरे से उसके नेक के अराउंड आर्म्स डाल दिए। 10 मिनट्स बाद मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैंने वीक आवाज में कहा, जेसन टेट, तुम इंसान हो भी? उसने हल्का सा टीथ ग्राइंड किया। तुम्हें पता चल जाएगा। सुबह होने लगी थी, लेकिन वो अभी भी नहीं रुका था। सीरियसली, जो आदमी बहुत टाइम तक डिप्राइव्ड रहे, वो किसी मशीन से कम नहीं होते। मेरा फोन बार बार रिंग हो रहा था, लेकिन उठाने की हालत नहीं थी। मैं ऑलमोस्ट रोने वाली थी। जेसन टेट, अगर मैं मशीन भी होती तो भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता। बेडसाइड लैम्प की डिम लाइट में जेसन की स्माइल साफ दिख रही थी। वो झुककर मेरे कान के पास आया। उसकी आवाज लो और होर्स थी। वेंडी, मैं अच्छा हूँ ना? मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। इतनी देर टॉर्चर करने के बाद उसे सिर्फ ये सुनना था। मैंने दांत भींचे। हाँ, तुम बेस्ट हो, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जेसन अभी भी सैटिस्फाइड नहीं था। वो धीरे से बोला, बेस्ट? और कौन है? उसे आंसर पहले से पता था, फिर भी वो मेरे मुंह से सुनना चाहता था। शेमलेस आदमी। मैंने लिप्स बाइट किए और जवाब नहीं दिया। तभी उसने धीरे से मेरी ईयरलोब बाइट की, फिर टीजिंग वॉइस में बोला, वेंडी, मैं फाइनली हार गई। कोई नहीं, सिर्फ तुम। ये सुनते ही जेसन टेट आखिरकार सैटिस्फाइड होकर पीछे हट गया। पूरी रात की थकान के बाद मैं आखिरकार गहरी नींद में सो गई। तभी अचानक फोन जोर से बज उठा। मैंने आधी नींद में ही फोन उठाया। वेंडी, तुम कहाँ हो? कल रात घर क्यों नहीं आई? एथन कार्टर की आवाज थी। मैंने आंखें बंद रखते हुए लंबी जम्हाई ली। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। फोन के दूसरी तरफ एथन की आवाज सरप्राइजिंगली खुश लग रही थी। वेंडी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं इरिटेट होकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? सुबह सुबह उसमें बात करने की एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। एथन ने कैजुअली कहा, आज लंच साथ में करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे सच में लगा कि एथन कार्टर का दिमाग खराब हो चुका है। एक आदमी जिसने खुद एंगेजमेंट तोड़कर किसी और से एंगेजमेंट कर ली, वो सीरियसली सोच रहा था कि हम अभी भी कैजुअली साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। मैं उसे मना करने ही वाली थी कि अचानक मेरी वेस्ट पर रखा हाथ और टाइट हो गया। पीछे से जेसन टेट की स्लीपी आवाज आई, वाइफ, किससे बात कर रही हो? उसकी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ बैठे एथन कार्टर को पूरी तरह क्रश करने के लिए काफी थी। अगले ही सेकंड एथन की आवाज बदल गई। वेंडी, तुम्हारे पास ये आदमी कौन है? उसने ऑलमोस्ट डिमांड करते हुए पूछा। मैं ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें उससे क्या? एथन तुरंत बोला, वेंडी, भूल गई हो क्या? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं इतनी गुस्सा हुई कि हंस पड़ी। एथन कार्टर
कार्टर, तुम्हें याद दिलाऊं, 2 दिन पहले तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। तुम्हारी फियांसी का नाम अन्ना कार्टर है। अगर दिमाग खराब हो गया है तो ट्रीटमेंट करवाओ और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जेसन टेट ने बिना कुछ बोले फोन मेरे हाथ से लिया और कॉल कट कर दी। उसने पीछे से मुझे जेंटली हग कर लिया। डरो मत, मैं हूँ ना। मैं कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से पूछा, जेसन टेट, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? जेसन ने बिना एक सेकंड हेजिटेट किए जवाब दिया, हाँ। मेरे दिल के अंदर धीरे से एक वार्म फीलिंग उठी। मैंने तुरंत पूछा, कब से? मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? जेसन ने कामली कहा, 5 साल से। मैं इंस्टेंटली उठकर बैठ गई। 5 साल? इम्पॉसिबल। मैं जेसन को सिर्फ 1 साल से जानती थी। ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला ड्रामा था क्या? जेसन ने धीरे से कुछ कीवर्ड्स बोले। 5 साल पहले डेकर एयरपोर्ट। मेरी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गई। वो वही था। जर्मनी में मेरा पहला साल था। समर ब्रेक में एथन कार्टर और मैंने साथ वापस होम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी एथन कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे कॉल किया, तब पता चला कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ म्यूनिक घूमने चला गया है। उसने कैजुअली कहा था, मैंने कल रात मैसेज किया था, तुमने देखा नहीं? फिर उसने और भी कैजुअली कहा था, मुझे लगा तुम अकेले वापस नहीं जा पाओगी, तो मैंने तुम्हारी प्लेन टिकट रिफंड कर दी, बिना मुझे बताए। उस वक्त मेरे पास दूसरी टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। मॉम मुझे सिर्फ बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस देती थी। मैं एयरपोर्ट के कॉर्नर में बैठकर हेल्पलेस होकर रो पड़ी थी। तभी मेरे सामने एक लंबा लड़का आकर रुका। वो बैकलाइट से बाहर आया था। उस मोमेंट मुझे सच में लगा था जैसे कोई एंजल आ गया हो। उसने धीरे से पूछा, रो क्यों रही हो? उसकी आवाज थोड़ी यूथफुल थी, लेकिन बहुत कंफर्टिंग भी। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे। मेरी प्लेन टिकट रिफंड हो गई। नई टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये बोलते हुए शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर उसने मेरा पासपोर्ट और आईडी ले लिया। यहीं वेट करो। आज सोचती हूँ तो लगता है मैं उस टाइम कितनी नाइव थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक स्ट्रेंजर को दे दिए। करीब 10 मिनट्स बाद वो वापस आया। उसके हाथ में मेरी नई प्लेन टिकट थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी। मैं घबरा कर बोली थी, सॉरी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको वापस देने के लिए। कोई कांटेक्ट दे दीजिए, घर पहुँचते ही ट्रांसफर कर दूंगी। उसने बस सिर हिलाया, जरूरत नहीं, सैम कंट्री के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर उसने पूछा, कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने तुरंत जवाब दिया, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। मेरा नाम वेंदी है। मैं आपको ढूंढ लूंगी, मुझे भूल मत जाइएगा। 1 महीने बाद मैं सच में उसकी यूनिवर्सिटी गई थी। तभी रियलाइज हुआ मैं उसका नाम पूछना ही भूल गई थी। मैं पूरे दिन यूनिवर्सिटी गेट के बाहर वेट करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आया। फिर स्टडीज, प्रेशर और एथन कार्टर की वजह से धीरे धीरे वो इंसिडेंट पीछे छूट गया। लेकिन सच ये था, उस एक मुलाकात ने मेरे दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। जेसन की उंगलियां अभी भी मेरे बालों में धीरे धीरे चल रही थीं। वो सॉफ्टली बोला, मैं सच में तुम्हें ढूंढने गया था। उसका हाथ अचानक रुक गया। लेकिन उस टाइम तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मुझे वापस होम जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तब तक 6 महीने निकल चुके थे। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी गया था, लेकिन तब तक तुम मुझे भूल चुकी थी। मेरे शोल्डर्स धीरे से सिकुड़ गए। उस वक्त सच में मेरी पूरी दुनिया एथन कार्टर के अराउंड घूम रही थी। फैमिली प्रेशर और स्टडीज, इमोशंस, इन सब के बीच मैं उस एंजल को भूल गई थी जिसने कभी एयरपोर्ट में मेरी मदद की थी। मैंने धीरे से कहा, सॉरी। जेसन हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाद भी मैं तुम्हें कई बार देखता रहा। स्प्री रिवर, बर्लिन कैथेड्रल, सैनसूसी पैलेस। जेसन टेट जिन जिन जगहों के नाम ले रहा था, मेरे दिल की धड़कन हर बार एक बीट स्किप कर रही थी। कॉलेज के दिनों में अपने मेजर की वजह से मैं जर्मनी के ना जाने कितने सिटीज और टूरिस्ट स्पॉट्स घूम चुकी थी, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई इंसान इतने सालों तक चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलता रहा होगा। जेसन की आवाज धीमी हो गई, और फिर तुम्हारे पास एक दूसरा आदमी आ गया, एथन कार्टर। ग्रेजुएशन से 1 साल पहले मैं और एथन ऑफिशियली रिलेशनशिप में आए थे। अचानक मेरे अंदर हल्का सा रिग्रेट उठा। काश मैंने जेसन टेट को पहले पहचान लिया होता, तो शायद मैं एथन कार्टर को अपनी सैल्वेशन समझने की गलती कभी नहीं करती। सच तो ये था कि एथन के लिए मेरे दिल में कभी कोई क्रेजी रोमांटिक फीलिंग्स थी ही नहीं। वो बस मिलर फैमिली से निकलने
करने का सबसे अच्छा रास्ता था। जेसन ने मुझे अपनी तरफ खींचकर हल्का सा किस किया, फिर ऑलमोस्ट शिकायत करते हुए बोला, उस टाइम मैं तुम्हें उसके साथ डेट करते देखता था। मैंने हेल्पलेस होकर उसे देखा। तुम हर जगह थे क्या? जेसन अचानक ऑफेंडेड लगने लगा। तो तुम्हें लगता है मैं बहुत अनोइंग था? मैं हंस पड़ी। नहीं बाबा, अब बस भी करो, सब पुरानी बातें हैं, उसमें हेट करने जैसा क्या है? फिर मैंने सस्पिशियस होकर पूछा, वैसे तुम आखिर चाहते क्या हो? कॉम्पेंसेशन, स्लीप डेप्रिवेशन का। ऑनेस्टली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जेसन आखिर कहना क्या चाहता है। मैंने आंखें सिकोड़ कर कहा, हम ऑलरेडी साथ सो चुके हैं, अब तुम बोलोगे कि प्रॉपर डेटिंग प्रोसेस भी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं क्लियरली मना करना चाहती थी, लेकिन जेसन टेट को शायद पहले से पता था मैं क्या बोलने वाली हूँ। वो बस चुपचाप मुझे देखता रहा। फेस एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी ग्रीवांस थी कि जैसे अभी ओवरफ्लो हो जाएगी। मैंने फाइनली हार मान ली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी डेट कभी हो ही नहीं पाई, क्योंकि एथन कार्टर ने सीधे मेरी मॉम के पास जाकर शिकायत कर दी। रिजल्ट, मॉम ने मुझे तुरंत घर वापस बुला लिया। मिलर हाउस के गेट पर जेसन टेट ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैंने डीप ब्रेथ ली और मैंशन का डोर खोल दिया। अंदर का सीन देखकर मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ी। पूरा 3 कोर्ट जॉइंट ट्रायल चल रहा था। जिन्हें होना चाहिए था और जिन्हें नहीं होना चाहिए था, सब मौजूद थे। सबसे पहले मॉम उठीन। उनकी नजर सीधे जेसन पर गई। वेंडी, ये आदमी कौन है? उसके तुरंत बाद माइकल मिलर शुरू हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरी रात घर नहीं आई। फिर एथन कार्टर आगे बढ़ा। वेंडी, इधर आओ, कल जो हुआ उसे मैं इग्नोर कर दूंगा। मेरी फियांसी अभी भी तुम ही हो। इतनी फेक स्वीटनेस सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने कामली कहा, ये जेसन टेट है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मॉम ने इम्पेशेंट होकर बीच में काट दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, आज के बाद इससे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दो। एथन भी तुरंत आगे आया। वेंडी, मैं और अन्ना एंगेजमेंट कैंसिल कर चुके हैं, अब से मेरी फियांसी फिर से तुम हो। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने तुरंत अवॉइड कर लिया। एथन की आवाज हैवी हो गई। 2 साल साथ रहने के बाद क्या तुम सच में सब छोड़ सकती हो? मैं ऑलमोस्ट हंस दी। मान लो अगर मुझे उससे प्यार भी होता, तो क्या उसके मुझे पब्लिकली छोड़ देने के बाद भी मुझे उसके पीछे भागना चाहिए था? तभी माइकल मिलर फिर बोल पड़ा, वेंडी, सेंसिबल बनो। एथन ऑलरेडी इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अब तुम्हें भी लिमिट समझनी चाहिए। एक एक वर्ड सुनकर लग रहा था जैसे सब लोग मिलकर मुझे फोर्स कर रहे हों झुकने के लिए। फिर माइकल ने जेसन की तरफ देखकर ताना मारा, और ये प्रिटी फेस वाला लड़का, एक नजर में पता चल रहा है कि पैसे के पीछे है। मैंने तुरंत पलटकर पूछा, कौन से पैसे? मेरे स्टूडियो वाले। मेरी बात सुनते ही माइकल ऑकवर्ड होकर चुप हो गया, क्योंकि सच यही था। मिलर फैमिली की सारी एसेट्स और शेयर्स उसी के नाम पर थी। मेरे पास प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था। अगर फोटोग्राफी फील्ड में कनेक्शंस ना बनाए होते तो शायद मेरा स्टूडियो भी सर्वाइव ना करता। ऐसे में माइकल को क्या हक था जेसन टेट पर गोल्ड डिगर होने का इल्जाम लगाने का? मॉम ने तुरंत सिचुएशन स्मूथ करने की कोशिश की। बस करो वेंडी, तुम्हारा भाई बस ऐसे ही बोल गया। नॉर्मली शायद मैं चुप हो जाती, लेकिन आज नहीं। आज मैं पूरी तरह मिलर फैमिली से टाइज कट करना चाहती थी। मैंने सीधा मॉम की तरफ देखा। अभी आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, या रोकना ही नहीं चाहती थी? मॉम, मैं आपके लिए आखिर हूँ क्या? एक बार भी मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकती? मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। वेंडी, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? फिर उन्होंने जेसन की तरफ देखकर कहा, और माइकल ने गलत क्या कहा? ये लड़का तुम्हारे पैसों के पीछे ही है। मैंने कोल्ड लाफ किया, फिर जेसन की तरफ इशारा करके एथन से कहा, जिस आदमी को तुम गोल्ड डिगर बोल रहे हो, 5 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर म्यूनिक घूमने चले गए थे, तब इसी आदमी ने मेरे लिए वापस घर आने की प्लेन टिकट खरीदी थी। एथन कार्टर का चेहरा इंस्टेंटली सफेद पड़ गया, लेकिन मॉम ने इम्पेशेंट होकर बात काट दी। मुझे तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो, आज के बाद तुम इसका फेस नहीं देखोगी। 2 दिन बाद तुम्हारी और एथन की फिर से एंगेजमेंट होगी। उनकी आवाज फाइनल वर्डिक्ट जैसी थी। कोई डिस्कशन नहीं, कोई चॉइस नहीं। तभी जेसन टेट ने पहली बार कामली बीच में बोलना शुरू किया। मुझे लगता है आप लोग डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं। वो एंगेजमेंट बैंक्वेट अब शायद नहीं होने वाला। जेसन टेट की
काम आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। माइकल मिलर तुरंत भड़क गया। तुम जैसे प्रिटी फेस वाले नोबडी की यहाँ बोलने की औकात कैसे हुई? लेकिन जेसन टेट के एक्सप्रेशन में जरा भी फर्क नहीं आया। उसने आराम से कोट की अंदर वाली पॉकेट से 2 रेड मैरिज सर्टिफिकेट्स निकाले। शायद उसने पहले ही क्वाइटली रख लिए थे और मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने बिल्कुल कामली कहा, वेंदी और मैं ऑलरेडी लीगली मैरिड हैं, तो मुझे लगता है एंगेजमेंट बैंक्वेट का मेन कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। उसके होठों पर हल्की स्माइल थी और उस स्माइल में जेन्युइन हैप्पीनेस साफ दिख रही थी। फाइनली आखिरकार वो सबको बता पा रहा था कि वेंदी उसकी वाइफ है। एथन कार्टर का चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। क्यों वेंदी, इतने सालों का रिलेशनशिप तुम ऐसे ही फेंक सकती हो? मैंने बिना हेजिटेशन के कहा। एथन कार्टर, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी। मेरे वर्ड्स सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। वो सिर्फ एक बारटेंडर है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने जेसन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर वो भिखारी भी होता तब भी मैं उसी को चूज करती। मेरे वर्ड्स सुनते ही जेसन टेट के कान इंस्टेंटली लाल हो गए और एथन कार्टर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। उसने सोचा था वो बस थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड हुआ था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो वेंदी को सच में खो सकता है। तभी मॉम की ठंडी आवाज आई, वेंदी, इससे डिवोर्स करो। एक बारटेंडर तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने सीधा सिर उठाया। नहीं। मॉम की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने फिर वही डायलॉग शुरू किया, तुम मिलर फैमिली की बेटी हो, तुम्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। मैं कोल्ड लाफ किए बिना नहीं रह पाई। प्लीज मुझे बेचने को इतना नोबल मत बनाइए। वैसे भी मिलर फैमिली में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। मैंने सीधे माइकल मिलर की तरफ इशारा किया। वहाँ एक और महान इंसान खड़ा है। फैमिली ऑनर बचाना है तो उसे भेज दीजिए। वेंदी, माइकल मिलर गुस्से में चिल्लाया और सीधा मेरी तरफ पंच मारने दौड़ा, लेकिन उसका हाथ मेरे स्लीव तक पहुँचता उससे पहले ही जेसन टेट ने उसे जोर से धक्का दे दिया। माइकल सीधे पीछे गिर पड़ा। जेसन ने बिल्कुल कामली अपने कोट की डस्ट साफ की, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलें? मैंने सिर हिला दिया। जैसे ही मैं मुड़ी, पीछे से मॉम की हेट भरी आवाज आई, वेंदी, अगर आज इस घर से बाहर गई तो दोबारा कभी वापस मत आना। मैं रुकी भी नहीं। सच कहूँ तो मिलर फैमिली कोई ऐसी जगह थी भी नहीं जहाँ वापस लौटने का मन करे। मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूखे पत्ते सड़क पर उड़ रहे थे। जेसन टेट ने धीरे से मुझे अपने कोट में खींच लिया। उसकी वार्मथ इंस्टेंटली मुझे घेर गई। कुछ दिनों बाद मैं और जेसन टेट बीजिंग शिफ्ट हो गए। हाँ, उस प्रॉफिट मशीन बार को बंद करने का थोड़ा रिग्रेट था, लेकिन जेसन टेट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। प्लेन से उतरते ही वो मिस्टीरियसली मेरे पास झुका। थोड़ी देर में तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। मैं क्यूरियस हो गई। कहाँ? वो बस मुस्कुराया। पहुंचकर पता चल जाएगा। उसने ये नहीं बताया था कि वो मुझे अपनी फैमिली से मिलाने ले जा रहा है। रिजल्ट, मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हालत में उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा, ये ग्रैंडमा है, ग्रैंडमा, ये वेंदी है। जेसन टेट आराम से मुझे अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रहा था और मैं तो शॉक में बस स्माइल किए जा रही थी। कुछ ही मिनट्स में मेरे हाथ रेड एनवलप से भर गए। फैमिली के हर एल्डर ने मुझे पकड़ कर गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया। तभी मुझे रियलाइज हुआ जेसन टेट कोई नॉर्मल बारटेंडर नहीं था। वो एक्चुअली एक सुपर वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली का हेir था। घर वापस आते वक्त जेसन डेलिब्रेटली मुझे टीज करने लगा। तो अब भी उस बार को बंद करने का रिग्रेट है? मैंने इरिटेट होकर उसके आर्म पर पंच मारा। तुम्हें नहीं है तो मुझे क्यों होगा? फिर मैंने उसे ग्लेयर किया और एक बात, फैमिली से मिलवाने से पहले बता तो सकते थे। मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था। जेसन ने कैजुअली कहा, अगली वाइफ को भी कभी ना कभी इन लॉ से मिलना ही पड़ता है। मैं इंस्टेंटली भड़क गई। मैं अगली नहीं हूँ। जेसन हंस पड़ा। तो फिर टेंशन किस बात की? उसकी टीजिंग वॉइस सुनकर मेरा मन किया उसे फिर पंच मारूं। मैंने तुरंत रिमाइंड कराया, वैसे भी हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, फ्यूचर में डिवोर्स होना ही है। मेरी बात सुनते ही जेसन टेट अचानक चुप हो गया। मैं अंदर ही अंदर खुश हुई। हाँ, अब आया ना मजा। कार स्मूथली गैराज में जाकर रुकी। मैंने सीट बेल्ट खोला और डोर खोलने लगी, लेकिन डोर लॉक था। मैंने कंफ्यूज्ड होकर जेसन को देखा। वो बस सिर टेढ़ा करके मुस्कुराया। अगले ही सेकंड वो ड्राइवर सीट से मेरी तरफ आ गया। उसने पैसेंजर
सीट पीछे रिक्लाइन कर दी। अब मैं पूरी तरह ट्रैप थी, भागने की कोई जगह नहीं। जेसन नीचे झुककर मुझे देखने लगा। वेंडी, हमने कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया था? मेरा गला सूख गया क्योंकि हमने सच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं था। जेसन की आवाज धीरे धीरे डेंजरस हो गई। फैमिली से मिल लिया, मैरिज रजिस्टर कर ली, एक बेड भी शेयर कर लिया, और अब भी तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोल रही हो। उसकी टोन सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हार्टलेस विलन हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि जेसन अचानक झुककर मुझे कसकर हक कर लिया। उसकी आवाज दबाई हुई थी। मैंने बहुत वेट किया है तुम्हारा, वेंडी, मुझे फिर से मत छोड़ना। मेरे दिल में अचानक दर्द सा हुआ। मैंने धीरे से उसकी वेस्ट पकड़ ली। पागल, एक बात सोची, अगर मैं सच में सिर्फ एस्केप चाहती तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे। फिर मैं तुम्हारे साथ बीजिंग क्यों आती? जेसन ने धीरे से कहा। मुझे डर था कहीं ये सब सपना ना हो और मैं फिर अकेला ना रह जाऊं। उसने चेहरा मेरी नेक में छुपा लिया। अचानक मुझे अपनी क्लोथ्स पर हल्की नमी महसूस हुई। ये आदमी इतना इनसिक्योर था। मैंने धीरे से उसकी फेस पकड़कर कहा, जेसन टेट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कार के अंदर मेरी साफ आवाज गूंज गई। जेसन का पूरा बॉडी हल्का सा कांप गया। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उसकी वेंडी उससे प्यार करती थी। कुछ सेकंड्स बाद उसकी भारी आवाज सुनाई दी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वेंडी। एपिलॉग 1। जेसन टेट पहली बार वेंडी से एयरपोर्ट पर मिला था। वो कॉर्नर में स्क्वाटिंग करके ऐसे रो रही थी जैसे कोई अबैंडन स्ट्रे कैट हो, सॉफ्ट, फ्रेजाइल और बहुत बेचारी। मैं उसके पास गया, तब पता चला कि उसकी प्लेन टिकट रिफंड हो गई थी और उसके पास नई टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं कुछ सेकंड्स चुप रह गया। कुछ देर के लिए तो मुझे सच में लगा ये लड़की कहीं स्कैमर तो नहीं है। भला कोई फॉरेन में पढ़ने आए और उसके पास एक प्लेन टिकट खरीदने तक के पैसे न हो। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि क्वाइटली निकल जाऊं या नहीं। तभी मेरी नजर उसकी आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। वो सच में बहुत बेचारी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिल पर हिट कर दिया हो। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स लिए, उसका नाम याद किया, उसकी यूनिवर्सिटी याद की। फिर मुझे समझ आ गया ये लड़की स्कैमर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई स्कैमर इतना बेवकूफ नहीं होता कि सामने वाले का नाम तक ना पूछे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसे पकड़ा दे। उसने जाते जाते कहा था, मैं स्कूल वापस आकर तुम्हें ढूंढूंगी। मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं सीक्रेटली वेट करने लगा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी टाइमिंग हमेशा थोड़ी खराब रही। हम एक दूसरे से मिस हो गए। बाद में मैं उसकी यूनिवर्सिटी गया। मैं उसे भूला नहीं था, लेकिन वो मुझे भूल चुकी थी। मैं उसके पीछे पीछे उन्हीं रास्तों पर चलता रहा जहाँ वो जाती थी, बस इस उम्मीद में कि शायद कभी चांस एनकाउंटर हो जाए। लेकिन जब भी हम मिले, हम स्ट्रेंजर्स थे। फिर धीरे धीरे उसके पास एक दूसरा आदमी आ गया, एथन कार्टर। मैं खुद को टॉर्चर करता रहा। उन्हें साथ डेट करते देखा, एक दूसरे को हग करते देखा, किस करते देखा, और मैं बस दूर खड़ा देखता रह गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं वापस चाइना लौट आया, उसी सिटी में जहाँ वेंडी थी। मैंने खुद से कहा था अगर इतनी बड़ी दुनिया में मैं वेंडी से दोबारा मिला तो इस बार उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे थर्ड पार्टी ही क्यों ना बनना पड़े। थैंकफुली हम सच में दोबारा मिले। एपिलॉग 2। जेसन टेट और मुझे बीजिंग शिफ्ट हुए 1 साल हो चुका था। एक रात अचानक जेसन बेड पर उठकर बैठ गया, वेंडी, हमने कभी प्रॉपर्ली डेट ही नहीं किया। मुझे तुरंत पिछले साल वाली फेल्ड डेट याद आ गई, जो मिलर हाउस वापस जाने की वजह से कैंसिल हो गई थी। उसके बाद बीजिंग आकर मैं स्टूडियो वर्क में इतनी बिजी हो गई कि डेटिंग का टाइम ही नहीं मिला। मैंने ब्लैंकेट में मुंह छुपाते हुए कहा, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। दूसरों के पास जो है जरूरी नहीं वो हमारे पास भी हो। जेसन ने तुरंत फ्लैट टोन में कहा, नहीं, जो दूसरों के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। क्या एटीट्यूड था। अगली सुबह उसने मुझे सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया। मैंने हाफ डेड हालत में क्लॉक देखा, फिर जेसन को देखा। कौन इंसान 6 बजे डेट पर जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा 2 आउटफिट्स कंपेयर कर रहा था। वेंडी, जल्दी सोना और जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैंने उसे घूरा। कल रात 12 बजे तक मुझे सोने ही किसने नहीं दिया था। शायद मेरा एक्सप्रेशन बहुत डेंजरस था। जेसन को भी कल रात याद आ गई। उसके चेहरे पर इंस्टेंटली गिल्ट आ गया। आज हमारी फर्स्ट डेट है, ऑब्वियसली सीरियस होना पड़ेगा। मैंने
तकिया उसकी तरफ फेंका। ठीक है, अब देखते हैं मिस्टर सीरियस कौन सी लेजेंडरी डेट प्लान करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि जेसन टेट मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगा। मैंने शॉक होकर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता ये मेरी फेवरेट प्लेस है? जेसन ने मिस्टीरियस स्माइल दी। एक स्ट्रैटेजिस्ट के अपने सीक्रेट्स होते हैं। उसने ये नहीं बताया कि वेंडी के बारे में सब जानने के लिए उसने मिलर फैमिली से जुड़ी कंपनी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था। माइकल मिलर और मॉम ने सालों दिमाग लगाया, फिर भी उन्हें नहीं पता चला कि वेंडी को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन जेसन को पता चल गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए मॉम ने वेंडी की चाइल्डहुड नानी तक कांटेक्ट की थी और उसी नानी ने बताया था वेंडी की फेवरेट जगह अम्यूजमेंट पार्क है। ऑफ कोर्स जेसन का इन्वेस्टमेंट भी बेकार नहीं गया। 6 महीने पहले बीजिंग का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया और मिलर फैमिली प्रैक्टिकली खत्म हो गई। कार्टर फैमिली भी साथ में डूब गई। इस गलती की वजह से एथन कार्टर को भी कार्टर ग्रुप के बोर्ड ने पोजीशन से हटा दिया। उसके बाद मॉम और माइकल कई बार वेंडी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार जेसन टेट बीच में खड़ा मिल गया फाइनली, ताकि वो लोग वेंडी की जिंदगी में दोबारा न आए। जेसन ने दोनों को सीधे अब्रॉड भिजवा दिया। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से माइकल मिलर अब ओवरसीज गैम्बलिंग में डूब चुका था। उस पर बहुत बड़ा डेट था और उस डेट को चुकाने के लिए उसने अपनी ही मॉम को अपनी बड़ी बहन बताकर नाइट क्लब में बेच दिया। जेसन टेट, इधर आओ। मैं दूर से उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। इतना खेल चुकी थी कि बाकी सारी बातें भूल गई थी। जेसन तुरंत मेरी तरफ दौड़ा। आ रहा हूँ। कहते हैं फेरिस व्हील जब सबसे ऊपर पहुँचता है और उस वक्त अगर आप अपने लावर को किस करो तो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। फनी बात ये थी कि जेसन और मैंने सैम राइड चूज की। धीरे धीरे फेरिस व्हील ऊपर उठता गया। पूरे शहर की नाइट लाइट्स हमारे नीचे चमक रही थीं। ट्रांसपेरेंट ग्लास में जेसन टेट का रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने मुझे अपनी आर्म्स में खींच लिया। उसी वक्त फेरिस व्हील हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जेसन धीरे से झुका और मुझे किस किया। उस किस में अर्जेंसी नहीं थी, बस सिंसेरिटी थी, वार्मथ थी और डिवोशन था, लगभग सेक्रेड। फिर उसने मेरे माथे से माथा टिकाकर धीरे से कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं मुस्कुराई। फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। और यहीं हमारी कहानी खत्म हुई।